Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, मैं फ्री कोर्स पढ़ा रही हूँ आपको और साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स ना बनाना पड़े और जो टाइम आप लोग नोट्स बनाने में लगाते हैं वो टाइम आप यूटिलाइज कर सके अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको वायरस का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुकी हूँ और आज लास्ट पार्ट है वायरस का। आज वायरस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काफ़ी सारे, और साथ में कुछ और भी क्वेश्चन जितने भी वायरस से बनते होंगे वो सब सॉल्व करेंगे ताकि वायरस से जो भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकें उसे। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको जो पढ़ा रखा है वो बता देती हूँ शॉर्ट में। मैंने आपको वायरस के बारे में बताया था। ठीक है, वायरस किस चीज़ से बना होता है, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वायरस का न्यूक्लिक एसिड, वायरस का प्रोटीन, और उसके बाद विरियन क्या होता है, वायरॉइड क्या होता है, प्रियॉन्स क्या होते हैं, और बैक्टीरियोफाज के बारे में बताई थी। ठीक है, इतना मैंने पढ़ा दिया है वायरस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस से होने वाले बीमारियों के बारे में जो कि प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमंस में होते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट वायरस के बारे में जिनसे लगभग हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, और वायरस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे हम लोग, महत्व क्या है वायरस का। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप बनाया है मैंने, उस पर काफ़ी सारे मेंबर्स एडेड हैं, वो सभी लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे। पीडीएफ नोट्स मैं प्रोवाइड कर देती हूँ हर क्लास के बाद, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड करके पढ़िए, अपना प्रिपरेशन कीजिए। और गाइज, उस ग्रुप में सारे मेंबर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमेशा क्विज होता रहता है, तो आप लोग बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं क्विज के थ्रू। जुड़ जाइए मेरे साथ लाइफ साइंस पाठशाला चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और ग्रुप के लिए जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और साथ में जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी पिन कर दूंगी लिंक, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वायरस का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को, लिंक से ओपन करके वीडियो को, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के टीजीटी और पीजीटी की बायोलॉजी की जितनी भी क्लासेस हैं आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब क्लास को। आज हम बात करते हैं कि वायरस से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन में। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट में होने वाली बीमारियों को देखते हैं। जो सबसे पहली बीमारी है वो कौन सी है? टोबैको मोजैक। ये मोस्ट कॉमन टाइप की बीमारी है, टोबैको मोजैक डिजीज़। ठीक है, इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते रहते हैं और बस टीजीटी या फिर पीजीटी में ही नहीं, अदर एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद है कॉलीफ्लावर मोजैक, सुगर केन मोजैक, पोटैटो लीफ रोल, बंची टॉप ऑफ बनाना, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, वेन क्लियरिंग ऑफ लेडी फिंगर, राइस टुंगरो डिजीज़, कुकम्बर मोजैक, टोमेटो मोजैक डिजीज़। ठीक है, तो ये डिजीज़ हैं जो कि पौधों में होती हैं। कुछ एनिमल डिजीज़ हैं जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल, रेबीज़ ऑफ डॉग, एनसिफेलोमाइलाइटिस ऑफ हॉर्स। ठीक है, ये एनिमल में होने वाली बीमारियां हैं। अब कुछ ह्यूमन डिजीज़ के बारे में देखते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया जो कि इन्फ्लुएंजा करता है, फिर है हेपेटाइटिस बी, कैंसर, सार्स जिसको सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, फिर है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फिर है रैबीज़, मम्स, पोलियो, फिर है चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड मिजलेस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज़ हैं जो कि कॉमनली होते हैं वायरस के थ्रू। ठीक है, तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो है एक टोबैको मोजैक डिजीज़। ठीक है, और जो कि प्लांट में होता है, और जो ह्यूमन में होता है वो है एड्स जो कि HIV के थ्रू होता है। ठीक है, तो इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी आपसे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये जो मैं अभी बता रही हूँ आपको ये, तो आप इन्हें याद कर लीजिए या फिर कहीं लिख के दीवार पे चिपका दीजिए ताकि आपको याद हो सके।
ये सब वायरल। वैसे इनको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका नाम देखिए, नाम क्या है, जैसे कि ये टोबैको मोजैक है, तो इसको कॉज करने वाला जो वायरस है उसका नाम भी इस डिजीज़ पे ही रखा गया है। टोबैको मोजैक रोग का नाम है और इसके वायरस का नाम होगा टोबैको मोजैक वायरस। उसी तरीके से कॉलीफ्लावर मोजैक डिजीज़ है तो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, ठीक है। और ये शुगर कैन मोजैक है तो शुगर कैन मोजैक वायरस हो जाएगा। तो उसी तरीके से ज़्यादातर जो वायरस का नाम होता है बीमारी के नाम पे ही रखा जाता है, तो आपको इतना भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बीमारी का नाम दे दिया और आपसे पूछा कि कौन कॉज करता है ये बीमारी, तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा वायरस है जिसकी वजह से ये रोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोबैको मोजैक वायरस के बारे में, टीएमवी के बारे में। सबसे पहले ये जो टीएमवी है ये पहला वायरस है जिसको खोजा गया था, मतलब सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर किया गया था वो टीएमवी ही था, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर्ड बाई डी इवानोवस्की इन 1892। सबसे पहले टीएमवी को किसने डिस्कवर किया था? डी जे इवानोवस्की ने किया था 1892 ईस्वी में, ठीक है। बट its isolation from infected plants and crystallization was done by W.M. Stanley in 1935। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीएमवी की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो डी जे इवानोवस्की ने किया था 1892 में। उसके बाद ये भी पूछा गया है कि टीएमवी का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, तो वायरस को सबसे पहले इन्फेक्टेड प्लांट से आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइज किया था W.M. स्टैनले ने 1935 ईस्वी में, ठीक है। तो टीएमवी और एचआईवी की सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट हैं, केयरफुली इनको देखिए और इन सब से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तब आप समझ पाएंगे कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट है इट कॉजेज टोबैको मोजैक डिजीज़, ठीक है। टोबैको मोजैक वायरस कॉज करता है टोबैको मोजैक डिजीज़। फिर है द इन्फेक्शन कॉजेज कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न सच एज मोजैक लाइक मटलिंग एंड डिसकलरेशन ऑफ द लीव्स, हेंस द नेम। मतलब ये जो टोबैको मोजैक डिजीज़ है इसका नाम टोबैको मोजैक डिजीज़ इसलिए है क्योंकि जब ये इन्फेक्शन होता है टीएमवी के द्वारा, तब क्या होता है कि जो टोबैको की पत्तियाँ होती हैं ना, उन पे एक पैटर्न दिखाई देता है, मोजैक लाइक पैटर्न। मतलब अगर ये पत्ती है तो इसमें आपको कहीं डार्क ग्रीन कलर दिखाई देगा, कहीं लाइट ग्रीन कलर दिखाई देगा, फिर कहीं डार्क, फिर कहीं लाइट, फिर कहीं डार्क। तो ये इस तरीके का जो पैटर्न देखने को मिलता है ना, इस पैटर्न को कहते हैं मोजैक, ठीक है। इसी वजह से ये जो बीमारी है, ये जो रोग है पौधे में, इसको बोला गया है मोजैक डिजीज़, ठीक है। इसका अपीयरेंस देखने में मोजैक जैसा होता है, इसलिए इस बीमारी को हम कहते हैं मोजैक डिजीज़। क्योंकि ये टोबैको में होता है इसीलिए इसको टोबैको मोजैक डिजीज़ कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं टोबैको मोजैक वायरस के स्ट्रक्चर की। इट हैव 2 कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब ये जो वायरस है इसके पास 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। पहला है प्रोटीन कोट जिसको कैप्सिड कहते हैं और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो प्रोटीन कोट है कैप्सिड इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। जो हाईलाइटेड हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन कोट है कैप्सिड, ये किससे बना होता है? ये बना होता है कैप्सोमियर से। और कैप्सोमियर क्या है? ये आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स हैं जिनको कैप्सोमियर कहा जाता है, और इन कैप्सोमियर से मिलकर के ये प्रोटीन कोट कैप्सिड बना होता है टीएमवी का। और ये जो कैप्सोमियर्स हैं टीएमवी में, जो कैप्सोमियर की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2130, ठीक है। पूछा जा सकता है कि टीएमवी में कैप्सोमियर की संख्या कितनी होती है, तो कैप्सोमियर कितने होते हैं? 2130। और ये कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सारे के सारे कैप्सोमियर आपको एक जैसी दिखेंगी, शेप में, साइज में एक जैसी होंगी बिल्कुल, इसीलिए इनको आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। ईच कैप्सोमियर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ 158 एमिनो एसिड्स। और जो प्रत्येक कैप्सोमियर होती है वो कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं? 158 एमिनो एसिड से, ठीक है। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से मिलकर के बनी होती हैं, और टीएमवी में जो एक कैप्सोमियर होता है वो 158 एमिनो एसिड का बना होता है। और टोटल कैप्सोमियर कितने हैं? 2130 कैप्सोमियर होते हैं टीएमवी में, ठीक है। अब हम इसके न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि टीएमवी का न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है। तो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को चारों तरफ से कवर करके रखता है कैप्सोमियर,
ठीक है। अगर ये हो गया न्यूक्लिक एसिड तो इसके चारों तरफ से इसको कैप्सोमियर कवर करके रखेगा। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रक्चर देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। ये टीएमवी का स्ट्रक्चर है, ये आरएनए है, ठीक है, हेलिकल फॉर्म में ऐसे आरएनए होगा अंदर, उसके ऊपर से चारों तरफ से कैप्सोमियर ने इसको कवर करके रखा है, ठीक है, जिसको कैप्सिड बोला जा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए सेम है वही, ये पिंक कलर का आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसका जेनेटिक मटेरियल उसके चारों तरफ से कैप्सिड ने कवर कर रखा है, और एक एक जो ऐसे छोटे छोटे से लंबे लंबे से दिख रहे हैं आपको, जो एक एक सिंगल स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं कैप्सोमियर। और टीएमवी में कैप्सोमियर का नंबर कितना होता है? 2130, ठीक है। और एक कैप्सोमियर में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 158। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब टीएमवी टोबैको मोजैक डिजीज़ कॉज करता है टोबैको प्लांट में, तो उसके लक्षण कैसे दिखते हैं। तो अब हम सिम्टम देखते हैं। सिम्टम में क्या होता है? डाउनवर्ड कर्लिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ लीव्स। मतलब जब टोबैको मोजैक डिजीज़ होती है टोबैको की पत्तियों में, तो क्या होता है? डाउनवर्ड कर्लिंग, मतलब जो पत्तियां हैं अभी अगर ऐसे हैं तो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड कर्लिंग, मतलब वो नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी, ठीक है। पत्तियां जो है वो नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद मोजैक पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन और येलो एंड ग्रीन ऑन द लीव्स। मोजैक पैटर्न मैंने बताया, कहीं लाइट कलर दिखेगा, कहीं डार्क कलर दिखेगा, फिर कहीं लाइट, फिर कहीं डार्क, ठीक है। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है देखने में, उसको मोजैक पैटर्न बोलते हैं। और पत्तियों पे ऐसा मोजैक पैटर्न देखने को मिलेगा, या तो लाइट कलर और डार्क कलर ग्रीन में दिखेगा, या फिर येलो एंड ग्रीन कलर दिखेगा। अभी दिखाऊंगी पिक्चर आपको। उसके बाद येलो स्ट्राइकिंग ऑफ लीव्स, स्पेशली मोनोकॉट। मोनोकॉट की पत्तियों में क्या होता है कि अगर मोनोकॉट में ये डिजीज़ होता है तो उसमें क्या होगा कि जो पत्तियां होंगी वो पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। फिर येलो स्पॉटिंग ऑन लीव्स, पत्तियों पे येलो कलर के स्पॉट्स दिखने लगते हैं, ठीक है, पीले धब्बे दिखने लगते हैं। उसके बाद डिस्टिंक्ट येलोइंग ओनली ऑन वेन, पत्तियों में जो बीच में ऐसे लाइन बनी होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब टीएमवी मतलब टोबैको मोजैक डिजीज़ होता है पत्तियों में, तो क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, ठीक है। द प्लांट बिकम स्टंटेड, और जो पौधा होगा जिसमें ये इन्फेक्शन हुआ होगा वो एकदम से सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण थे जो कि टीएमवी से होते हैं जब टीएमवी इन्फेक्ट करता है किसी प्लांट को। तो ये देखिए पिक्चर, ये लीफ है, लीफ में ये रहा वेन, और जब टीएमवी जब ये अटैक करता है इन पे, तो ये जो वेन्स हैं ये येलो कलर की हो जाती हैं, है ना, या लाइट ग्रीन कलर की हो जाएंगी, येलो कलर की हो जाएंगी, ठीक है। और ये देखिए कहीं डार्क ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, कहीं लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, या फिर ये येलो कलर भी हो जाता है। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है ना, कहीं डार्क कलर कहीं लाइट कलर, तो उसी को बोला जाता है मोजैक पैटर्न। इसीलिए इस रोग को बोला जाता है टोबैको मोजैक डिजीज़, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि टीएमवी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। टीएमवी को कंट्रोल करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन कर देना मिनिमम ऑफ 3 इयर्स। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि अगर कहीं किसी फील्ड में कोई क्रॉप बोया जा रहा है, कोई फसल बोई जा रही है, तो लगातार वो ना बोई जाए। अगर किसी खेत में कोई फसल बोई जा रही है, जैसे कि टोबैको की खेती हो रही है, तंबाकू की खेती हो रही है, तो अगली साल जो है तंबाकू को ना बो करके उसमें कोई और फसल लगा दी जाए, ठीक है, उसके बाद तंबाकू की खेती की जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो टीएमवी का इन्फेक्शन है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद वर्कर्स शुड वॉश हैंड्स इन डिटर्जेंट बिफोर हैंडलिंग प्लांट्स। वो मजदूर जो कि खेतों में काम करते हैं वो क्या करें कि पौधों पे काम करने से पहले और काम करने के बाद अपने हाथ को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, अच्छे से धो लें, ठीक है, इससे इन्फेक्शन कम होगा। उसके बाद सैनिटाइज प्रूनिंग इक्विपमेंट पीरियडिकली, जितने भी औजार जो खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, उन सबको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया जाए, समय समय पर सफाई करनी चाहिए उसकी, जिसकी वजह से टीएमवी को कंट्रोल किया जा सकता है। यूज़ कल्टीवर्स विथ टीएमवी रेजिस्टेंस, मतलब ऐसी वैरायटी ग्रो करनी चाहिए खेतों में जो कि रेजिस्टेंट हो,
ये टोबैको मोजैक वायरस के लिए, ठीक है, ताकि जो वायरस है वो अटैक करे तो उसका कोई इफेक्ट ना दिखे पौधों पे और पौधों को कोई नुकसान ना हो, फसल को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये हो गया टीएमवी का कंट्रोल, ठीक है। टीएमवी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब एचआईवी के बारे में, ठीक है। ये जो स्लाइड है इसकी सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, आप देखिएगा इन सबसे क्वेश्चन आए हैं। तो पहला पॉइंट है HIV इज आल्सो नोन एज रेट्रोवायरस। ये जो HIV है इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस भी कहा जाता है, ठीक है। HIV को रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा है जो रेट्रोवायरस है। तो HIV जो है ये एक रेट्रोवायरस है और रेट्रोवायरस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है, इसीलिए HIV को रेट्रोवायरस कहते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, LAV, जैसे HIV बोलते हैं उसी तरीके से LAV के नाम से भी दिया जा सकता है। तो LAV का मतलब क्या हुआ, लिम्फेड एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस LAV का फुल फॉर्म है। तो रेट्रोवायरस भी दे सकता है नाम में LAV, या फिर लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस भी दिया जा सकता है, या फिर इसको एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस भी कहा जा सकता है जिसको शॉर्ट में कहते हैं ARS। उसके अलावा इसे ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस टाइप 3 HTLV3 भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इन सारे नाम में से कुछ भी, HIV भी दिया जा सकता है, रेट्रोवायरस के नाम से आएगा LAV, या फिर HTLV3 या फिर ARS, इनमें से एक भी कोई भी नाम दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ इनको याद रखिएगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। उसके बाद HIV इज़ अ वायरस दैट अटैक्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम। HIV क्या करता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इफ़ HIV इज़ नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर समय रहते ही, अगर अर्ली कंडीशन में ही HIV का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उससे एड्स हो सकता है, ठीक है। HIV इन्फेक्शन इन ह्यूमंस केम फ्रॉम अ टाइप ऑफ चिंपैंजी इन सेंट्रल अफ्रीका। सबसे पहले जो ह्यूमन में एड्स हुआ था वो कैसे हुआ था, चिंपैंजी के द्वारा हुआ था। सबसे पहले सेंट्रल अफ्रीका में चिंपैंजी को ये बीमारी हुई थी और इंसानों ने उसका शिकार किया, जिसकी वजह से चिंपैंजी से ये बीमारी जो है आ गई ह्यूमंस में, ठीक है। उसके बाद पहले तो सेंट्रल अफ्रीका में थी, लेकिन अब क्या है पूरे वर्ल्ड में है, ये फैल चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी से वायरस की। उसके बाद अब देखते हैं HIV के स्ट्रक्चर के बारे में। इट इज़ रफली स्फेरिकल। जो HIV है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब ऐसा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए स्फेरिकल होता है, ठीक है। उसके बाद एनवेलप्ड वायरस इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। जो HIV होता है एनवेलप्ड होता है। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। और उसके बाद क्या है, ये वायरल एनवेलप है, ये जो लाइट पर्पल कलर से दिख रहा है ये एनवेलप है उसका। उसके बाद डायामीटर ऑफ अबाउट 120 नैनोमीटर, इसका जो डायामीटर होता है वो 120 नैनोमीटर का होता है। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि जो HIV है इसमें सिंगल कॉपी होती है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की या फिर डबल कॉपी होती है, ठीक है। तो याद रखिए कि जो HIV है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA तो उसका न्यूक्लिक एसिड है और उसकी 2 कॉपी होती है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से थ्रेड जैसे जो दिख रहा है ये है RNA जिसकी 2 कॉपी है, क्लियर है। उसके बाद RNA इज स्लाइटली बाउंड टू न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन P7। तो RNA जो है ये एक न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन जिसका नाम है P7 उससे टाइटली बाउंडेड होता है। एंजाइम्स नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विरियन सच एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज एंड इंटीग्रेज आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये जो HIV है इसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इस वायरस के डेवलपमेंट के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज और इंटीग्रेज। और इन सारे एंजाइम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये देखिए इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये जो बीच में छोटा छोटा ग्रीन कलर का बना हुआ है देख सकते हैं आप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब आप इसका नाम देखिए, नाम में है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
रिवर्स, नाम में ही है रिवर्स, इसका मतलब ये कुछ तो उल्टा करता होगा जिसकी वजह से नाम में रिवर्स है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो एज है ये तो एंजाइम के लास्ट में लगाया जाता है, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्ट, तो ट्रांसक्रिप्ट से ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब कि ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस करता है, मतलब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है ये एंजाइम, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया HIV का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या है, ये लाइट जो पर्पल कलर का है वो है एनवेलप इस वायरस का, और एनवेलप के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ स्पाइक है जिसकी मदद से वायरस अटैच करता है, अपने होस्ट से अटैच होता है। और ये जो ब्लू कलर से ऐसे दिख रही हैं, ये जो येलो कलर की है ये क्या है, येलो कलर की जो है वो कैप्सिड है, ठीक है। और अंदर जो थ्रेड जैसा दिख रहा है, धागे जैसा, ये 2 RNA की कॉपीज़ हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इस वायरस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया HIV का स्ट्रक्चर। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैंने नोट के फॉर्म में लिख रखा है, जैसे कि इन HIV द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट, दैट इज फ्रॉम RNA टू DNA। मतलब अभी मैंने बताया कि वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था वो उल्टा काम कर रहा था, मतलब कि नॉर्मली हमारे केस में क्या है कि हमारे सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है DNA, ठीक है, और DNA से बनता है RNA, फिर इस RNA से बनता है प्रोटीन, ठीक है, ये नॉर्मल केस है, ठीक। लेकिन ये जो HIV है, इस HIV में क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, HIV का जेनेटिक मटेरियल है RNA, ठीक है। तो इस RNA से बनता है DNA, उल्टा प्रोसेस चल रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और एंजाइम क्या लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से HIV में RNA जो है चेंज हो जाता है DNA में, और फिर ये जो DNA है इसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोलते हैं, और फिर इस DNA से आगे चल के mRNA बनेगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो HIV के केस में ये प्रोसेस उल्टा हो रहा है नॉर्मल केस के कंपेरिजन में बात करें तो, इसीलिए इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा वायरस है जिसमें इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है ये अपोजिट होता है, रिवर्स मैनर में होता है, RNA से DNA में। तो आंसर क्या हो जाएगा, HIV, ठीक है। HIV में उल्टा होता है क्योंकि उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, क्लियर है। उसके बाद है HIV अटैक्स ऑन वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड CD4 सेल्स, मतलब जो HIV है ये होस्ट में अपने कहाँ अटैक करता है, एक वाइट ब्लड सेल्स पे जिसको CD4 सेल्स कहते हैं, मतलब ये T हेल्पर सेल पे जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है उस पर अटैक करता है, और उस T सेल पे T हेल्पर सेल पे होता है CD4 जो कि एक मार्कर है, उस पर अटैक करता है HIV, और इस CD4 सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन में जो इम्यून सिस्टम होता है ह्यूमन का वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर अटैचमेंट टू द होस्ट वायरस ट्रांसफर ओनली देयर न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वायरस अपने होस्ट से अटैच होता है तो वो क्या ट्रांसफ़र करता है, क्या वो पूरा का पूरा वायरस ही अंदर एंटर कर जाता है, या फिर वायरस का केवल प्रोटीन अंदर जाता है, या फिर उसका केवल न्यूक्लिक एसिड अंदर जाता है, ठीक है। तो वायरस का क्या अंदर जाता है होस्ट के, केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, केवल न्यूक्लिक एसिड जाता है, प्रोटीन नहीं जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है। तो HIV एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम थ्रू, HIV किसी के ब्लड में कैसे एंटर करता है, तो ओपन कट से जा सकता है, मतलब अगर किसी के बॉडी में कहीं भी कट है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे अगर HIV उसके कांटेक्ट में आया तो डायरेक्टली वो ब्लड में एंटर कर सकता है। ब्रेक्स इन द स्किन, अगर स्किन कहीं से डैमेज है तो भी HIV एंटर कर सकता है वहाँ से। म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे हमारे नाकों से म्यूकस, हमारे नाक से म्यूकस निकलता है, हमारे आँख से म्यूकस निकलता है, ठीक है, तो इसके थ्रू भी HIV अंदर जा सकता है। उसके बाद डायरेक्ट इंजेक्शन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, कोई पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है और उसको जो नीडल इस्तेमाल की जा रही है इंजेक्शन देने के लिए, अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन को मतलब किसी नॉर्मल पर्सन में इंजेक्ट कर दिया जाए वो नीडल, तो भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं, जैसे कि सेक्स विदाउट अ कंडोम,
उसके बाद पास्ड फ्रॉम मदर टू बेबी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो HIV पॉजिटिव है तो उसका जो बेबी होगा वो भी HIV पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग इंजेक्टिंग इक्विपमेंट, वही बात, अगर सिरिंज, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर सेम सिरिंज से इंजेक्ट करता है और उसी से कोई नॉर्मल पर्सन इंजेक्ट करता है, किसी कोई ड्रग लेता है, तो क्या होगा, वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है, नॉर्मल पर्सन भी। उसी तरीके से अगर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो तो भी ट्रांसमिशन हो सकता है HIV का, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांसमिशन के मेथड थे। अब हम कुछ सिम्टम भी देख लेते हैं कि अगर किसी को HIV इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। जैसे कि हेडेक हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि रैसेस, फीवर, नाइट स्वीट्स, और मतलब रात में पसीना आना, बुखार आना, रैसेस हो जाना स्किन पे, फिर लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि कफ ड्राई हो जाएगा, निमोनिया हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, या फिर मसल पेन या जॉइंट पेन हो सकता है, या फिर जो हमारा नाखून है वो थिक हो सकता है और मुड़ सकता है, ठीक है। उसके अलावा वेट लॉस और फैटिक भी हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है। ये कुछ सिम्टम हैं। उसके बाद HIV को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। एक HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल है तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकता है, HIV को फैलने से कैसे रोक सकता है, ठीक है। तो फॉलो सेफ सेक्स प्रैक्टिस, इन्फेक्टेड पर्सन सेफ सेक्स प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है, ठीक है। फिर टेल योर सेक्सुअल पार्टनर्स यू हैव HIV, ठीक है। अपने पार्टनर को उसे बताना चाहिए कि वो HIV इन्फेक्टेड है, HIV पॉजिटिव है। इफ़ योर पार्टनर इज़ प्रेग्नेंट टेल हर यू हैव HIV, ठीक है। टेल अदर्स हु नीड टू नो, दूसरों को बताओ अगर उसको जानना हो तो, ठीक है। डोंट शेयर निडल्स और सिरिंज, डोंट डोनेट ब्लड और ऑर्गन्स, ठीक है। डोनेट नहीं करना चाहिए अपना ब्लड या फिर ऑर्गन किसी भी नॉर्मल पर्सन को। डोंट शेयर रेजर ब्लेड्स और टूथब्रश। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट गेट मेडिकल केयर राइट अवे, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंशंस हैं। उसके बाद कुछ और कॉमन वायरल डिजीज़ देखते हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं, उनके कुछ सिम्टम देख लेते हैं। जैसे कि बंची टॉप ऑफ बनाना, ये डिजीज़ है वायरल डिजीज़। तो इसके सिम्टम क्या हैं। लीव्स यूजली डू नॉट कम आउट ऑफ द स्यूडोस्टेम। यूजली क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में कि अगर बंची टॉप ऑफ बनाना हो गया किसी बनाना प्लांट में, तो क्या होगा कि नॉर्मली जो लीव्स निकल रही होती हैं स्टेम से वो नहीं निकलती हैं, निकलना बंद हो जाएंगी। लीव्स फॉर्म डेंस रोसेट एंड रिमेन स्टंटेड, जो लीव्स होंगी वो छोटी छोटी ही रह जाएंगी, ठीक है, और वो सिकुड़ जाती हैं। अगर जो लीव्स हैं जो निकली हुई हैं वो छोटी छोटी ही रहेंगी, उनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी और वो सिकुड़ जाएंगी। फ्लावरिंग इज़ इनहिबिटेड, और अगर बंची टॉप ऑफ बनाना हो गया किसी प्लांट में, बनाना ट्री में, तो क्या होगा कि उसमें फूल ही नहीं दिखेंगे आपको, फूल खिलते ही नहीं हैं, ठीक है, इस बीमारी में। उसके बाद येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, इस रोग में क्या होता है स्टंटेड ग्रोथ ऑफ लीव्स, लीव्स जो हैं जो पत्तियां हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियां हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं और उनमें जो वेन्स होती हैं वो भी येलो कलर की दिखने लगती हैं। फ्लावरिंग इज़ रिड्यूस्ड, और भिंडी के पौधे में फूल कम आने लगते हैं। एंड फ्रूट्स बिकम मेलफॉर्म्ड, डिस्टॉर्टेड एंड येलो ग्रीन इन कलर, और फ्रूट्स जो हैं मेलफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है, कम आते हैं, छोटे हो जाते हैं और उनका कलर भी चेंज हो जाता है, वो पीले हरे रंग के हो जाते हैं। उसके बाद है लीफ कर्ल ऑफ पपाया, इसमें क्या होता है कर्लिंग ऑफ यंग लीव्स, जो नई पत्तियां निकलती हैं उनमें कर्लिंग हो जाती है, मतलब वो थोड़ी मुड़ जाती हैं। वेन क्लियरिंग एंड मोटलिंग ऑफ लीव्स, वेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी लाइट येलो कलर के हो जाते हैं, लीव सिकुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, एबनॉर्मल दिखने लगेगी। फ्लावर्स बिकम स्टेराइल, जो फूल खिलते हैं उसमें वो स्टेराइल हो जाते हैं, मतलब अब उस फूल से फल नहीं बनेंगे, ठीक है, अब वो स्टेराइल हो जाएंगे। एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और पौधे का जो ग्रोथ है, जो उसका ग्रोथ होता है वो भी रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। अगर नॉर्मली प्लांट की हाइट इतनी होनी थी तो अब वो इतनी ही रह जाएगी, ठीक है, इतनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी, रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती है, या फिर ग्रोथ रुक जाएगी वहीं पे, ठीक है। तो ऐसा होता है लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज़ में, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन वायरल डिजीज़ थी प्लांट्स में TMV के अलावा, ठीक। अब अगर हम बात करें कि वायरल डिजीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं प्लांट्स में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यूज़ हेल्दी प्रोपोगेटेड मटेरियल, मतलब हमें जो भी हम पौधा लगाते हैं
जो भी पौधा हम ग्रो कराते हैं खेतों में उगाते हैं, तो वो जो वैरायटी होनी चाहिए वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए और प्लांट हेल्दी होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। फॉर इनएक्टिवेटिंग द वायरस कटिंग हीट थेरेपी, और अगर इन्फेक्टेड है प्लांट तो क्या करना होगा, हमें इनएक्टिव करना होगा हीट थेरेपी से। ठीक है, अगर प्लांट इन्फेक्टेड है तो हमें हीट थेरेपी यूज़ करनी चाहिए ताकि हम प्लांट को इनएक्टिव कर सकें हीट के थ्रू, क्योंकि वायरस को इनएक्टिवेट किया जा सकता है कीमोथेरेपी से भी और हीट थेरेपी मतलब थर्मोथेरेपी से भी। ठीक है, और हीट ट्रीटमेंट एट 36 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 to 10 वीक्स, 3 से 10 हफ्ते के लिए हीट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है पौधों को 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, उससे भी वायरल डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रॉस प्रोटेक्शन से भी वायरल डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोल का प्रोसेस था। और अभी लास्ट स्लाइड है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। तो वायरस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का महत्व क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो वायरसेस आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स टू बी यूज्ड अगेंस्ट डिजीज लाइक रेबीज, पोलियो एक्सेट्रा। तो वायरस क्या है, वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिलहाल आपको पता ही होगा कोरोना का जो वैक्सीन है किससे बन रहा है, वो कोरोना से ही बन रहा है। तो वायरस जो है वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेबीज़ का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन किससे बनता है, रेबीज़ वायरस से, पोलियो वायरस से बनता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेज इन बैक्टीरियल सेल इज़ आल्सो यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब वायरस को वैक्सीन बनाने में यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे आर वाइडली यूज्ड इन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेडिसिन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि जो वायरस है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल सा होता है, मतलब केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और साथ में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसी की वजह से इनको रिसर्च फील्ड में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है वायरसेस आर यूज्ड बाय ह्यूमंस इन eradicating the harmful pest insects and to control the population of organisms. Thus they are used as a form of biological control. मतलब हमारे खेतों में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अटैक कर देते हैं और पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उनके कंट्रोल के लिए भी ह्यूमन क्या करते हैं, वायरसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहा जाता है। मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल में वायरस को यूज़ किया जाता है ताकि इंसेक्ट पेस्ट को किल कर दिया जा सके, उनका पॉपुलेशन कम कर दिया जा सके ताकि फसल ठीक से ग्रो करे। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरियोफाजेस अटैक द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑफ सॉइल एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करता है, बैक्टीरिया का ईटर है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को ईट कर सकता है। तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ये उस पर अटैक करता है, उसको किल कर देता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये कम कर सकता है बैक्टीरियोफाज। उसके बाद गंगा वाटर कंटेन्स सेवरल बैक्टीरियोफाजेस विच मेक द गंगा वाटर नॉन पुट्रीफिएबल। ठीक है, तो गंगा वाटर जो है, हम लोग कहते हैं कि जो गंगा का पानी है वो उसमें इन्फेक्शन कम होता है, वो ज़्यादा प्योर है, जल्दी सड़ता नहीं है, वो ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गंगा वाटर में बैक्टीरियोफाज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और बैक्टीरियोफाज क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। तो जब बैक्टीरियोफाज का अमाउंट इतना ज़्यादा होगा तो वो बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देगा, और जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो सड़न नहीं होगी। ठीक है, इसी वजह से जो गंगा का वाटर होता है, गंगा का जो पानी होता है वो सड़ता नहीं है जल्दी बैक्टीरियोफाज की वजह से। तो ये हो गया कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वायरस का। ठीक है, तो वायरस कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच गाइज, देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ लाइफ साइंस पाठशाला चैनल पे। अपने अगले वीडियो में मैं वायरस से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और कुछ अदर क्वेश्चन भी होंगे, जितने भी बन पाएंगे सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी आपसे, ताकि आपका बेहतर तरीके से वायरस पे कमांड हो सके और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए आप कर सकें उसे। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ लाइफ साइंस पाठशाला पे। थैंक यू।